तो बेटा अपन लास्ट क्लास में जब पढ़ रहे थे तो अपन ने एंथैल्पी पढ़ लिया था। अपन एंथैल्पी स्टार्ट कर लिया था और अपन ने ये प्रूव कर लिया था कि जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है। अपन ने ये कहा था कि जो एंथैल्पी होती है उसका जो फॉर्मूला, एंथैल्पी को हमने डिफाइन किया था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, इस तरह से डिफाइन किया था बेटा अपन ने। और हमने ये कहा था कि अगर आप गैस को सिर्फ एक्सपेंड और कंप्रेस करते हो तो हमने इसका डेराइव करके फॉर्मूला बनाया था कि डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब गैस क्या होती है, एक्सपेंड और कंप्रेस। गैस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। गैस में क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? केमिकल। जब गैस में केमिकल रिएक्शन नहीं होती तब इसका ये डेरिवेशन फॉर्म आया था। रियल फॉर्म तो यही है, इसका ये क्या था? डिराइव फॉर्म। क्या था बेटा? डिराइव फॉर्म। अब हमें जो पढ़ना है बेटा कि एंथैल्पी को हमने रिएक्शन के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? रिएक्शन के लिए। तो अपन क्या बोलेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंड एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन फॉर ए एंड फेज कन्वर्जन, एंड ए फेज कन्वर्जन। हमें दोनों काम करने हैं। हमें दोनों क्या क्या काम करने हैं कि हमें इंटरनल एनर्जी पढ़नी है और किसके लिए पढ़नी है? चेंज फॉर ए केमिकल रिएक्शन। और किसके लिए पढ़ना है बेटा? फेज कन्वर्जन। दोनों के लिए पढ़ना है। आ रही बात समझ? तो अगर अपन सबसे पहले बात करें केमिकल रिएक्शन एंड फेज कन्वर्जन, केमिकल रिएक्शन एंड ए फेज कन्वर्जन बोथ आर आइसोथर्मल प्रोसेस। बोथ क्या होते हैं? ये बात ध्यान रखना कि केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रही होती है। और उसी तरह फेज कन्वर्जन भी क्या होते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कि सर फेज कन्वर्जन कांस्टेंट टेम्परेचर पे मतलब आपने कोई बर्फ को पिघलते हुए देखा है? अगर बर्फ का टेम्परेचर -10 डिग्री पर है, कितने पर है? तो अगर इसे हम गर्म करेंगे तो वो गर्म होती रहेगी और वो -10 डिग्री से कितने डिग्री पे आ जाएगी? 0, जो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है। अब आप बर्फ को कितना ही गर्म कर लो, 0 डिग्री पर आइस पिघलना शुरू होती है। और आप बर्फ को कितना ही गर्म कर लो, आप बर्फ को 0 से ज्यादा गर्म नहीं कर सकते। चाहे जितना गर्म कर लो, बर्फ को क्या नहीं कर सकते आप? 0 से ज्यादा गर्म है। अगर मैं बर्फ को किस पे रख दूं बेटा? गैस पे रख दूं, बर्फ पिघलती जाएगी लेकिन बर्फ का जो आखिरी टुकड़ा बचेगा ना उसका भी टेम्परेचर कितना होगा? 0। वो पूरी बर्फ पिघल जाएगी लेकिन उसका टेम्परेचर बदलेगा ही नहीं। टेम्परेचर कितना रहेगा? 0। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, कितना है बेटा? अगर आप पानी को गर्म करने लगो तो पानी नॉर्मल अभी रूम टेम्परेचर में 20 डिग्री, गर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जैसे सो आएगा। उसके बाद आप जितना गर्म करोगे उतना ही बॉईल हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा? बॉईल। लेकिन माइका लाल गर्म नहीं होगा। हाँ, आप ये कहोगे सर अगर मैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट ही बदल दूं, कि सर कैसे? हम 12th में पढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट से। तो जो नया बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे ज्यादा गर्म नहीं कर सकते। तो जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे ज्यादा पानी को गर्म किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए अपन कहते हैं जब भी फेज कन्वर्ट होती है तब क्या नहीं बदलता बेटा? टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बदलता? थोड़ी देर में बात करेंगे। क्लियर है? ये तो मैंने आपको फैक्ट बताएंगे, देखो ऐसा होता नहीं है। तो अपने क्या फैक्ट देखा कि केमिकल रिएक्शन एंड फेज कन्वर्जन बोथ आर आइसोथर्मल। दोनों दोनों क्या होते हैं? आइसोथर्मल। अब दोनों आइसोथर्मल है। अब आपको पता है बेटा कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं। साथ में जब फेज कन्वर्जन होता है तब भी बॉन्ड टूटते हैं। आइस लिक्विड में कब जाएगी? जब आइस के बॉन्ड टूटेंगे। लिक्विड गैस में कब जाएगी? जब लिक्विड के बॉन्ड टूटेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए एंड फेज कन्वर्जन, एंड ए फेज कन्वर्जन बॉन्ड ब्रेक डाउन एंड ए फॉर्मेशन अकर। बॉन्ड का क्या होगा बेटा? ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड का फॉर्मेशन और होगा तो केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। और आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में जब ये फॉर्मूला डिराइव किया था तब मैंने माना था केमिकल एनर्जी में चेंज कितना है? 0। लेकिन केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। और ये फॉर्मूला भी तभी डिराइव किया था जब मैंने केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं माना था। ये दोनों फॉर्मूले मैंने डिराइव ही तब किए थे जब मैंने कहा गैस सिर्फ एक्सपेंड या कंप्रेस होती हो, कोई केमिकल रिएक्शन ना होती हो। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन पढ़ूंगा या फेज कन्वर्जन पढ़ूंगा तो क्या होगा बेटा? रिएक्शन होंगी। रिएक्शन होगी तो क्या ये दोनों फॉर्मूले वैलिड है क्या? नहीं। ये तो आपने इस अजम्पशन के साथ डिराइव किए थे कि केमिकल रिएक्शन तो हुई ही नहीं। अब मैं कह रहा हूं मैं तो केमिकल रिएक्शन ही पढ़ूंगा और फेज कन्वर्जन कराऊंगा, मतलब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा और बनाऊंगा। तो ये दोनों फॉर्मूले वैलिड ही। तो आपको ये बात सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये फॉर्मूले लगाने का है। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जैसे PCl5 टूट के PCl3 प्लस Cl2 बनाती है, या फिर कोई फेज कन्वर्जन सॉलिड गैस में जा रहा है, लिक्विड गैस में जा रहा है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज नहीं कर सकते। दोनों फॉर्मूले आप क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। इनको यूज करना अलाउ ही नहीं, इनको यूज करना अलाउ ही। ये बात सबको समझ में आई बेटा? अरे बोलो। नेक्स्ट देखो बेटा,
फॉर ए केमिकल रिएक्शन एंड फेज कन्वर्जन। अब की अगर केमिकल रिएक्शन और फेज कन्वर्जन है तो हमें क्या करना है उसमें, हमें बता सिंपल सी कहानी, हम डेल्टा एच और डेल्टा यू के लिए क्या फॉर्मूला यूज करें, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो फॉर्मूला ही डेल्टा एच और डेल्टा यू निकालने का अपने कोई फॉर्मूला है ही नहीं। जो कि क्या है सर, मैं कुछ नहीं है, डेल्टा एच देके डेल्टा यू पूछ लेगा, डेल्टा यू देके आगे बात समझ। तो आपको जब भी केमिकल रिएक्शन दी आएगी तो डेल्टा एच दिया होगा तो डेल्टा यू पूछ लेगा, डेल्टा यू दिया है तो डेल्टा एच पूछ लेगा, इससे ज्यादा औकात है नहीं है कि सर किसकी हेल्प से निकालेंगे, मेरा फॉर्मूला डेल्टा एच और डेल्टा यू का, ये तो रिलेशन तो हमेशा वैलिड है, इसका तो डेरिवेशन हमने किया ही नहीं था, ये तो आया था और ये सब टाइम वैलिड है। अरे बोलो, हाँ इससे हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था एनसीपी डेल्टा टी, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन भी किया था, लेकिन ये तो हमेशा तो वैलिड है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, तो एक दिया होगा दूसरा निकाल लेंगे। क्या बात समझ में आई बेटा? अब बात करते हैं फॉर गैसियस सिस्टम, फॉर ए अगर सारी केमिकल रिएक्शन गैसियस है या फेज कन्वर्जन में कोई गैस आती हो, क्या आती हो बेटा, गैस, तब की बात है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको पता है यहाँ डेल्टा पीवी है, क्या है बेटा? अब आपको, आप समझदार आदमी हो, आप बताओ केमिकल रिएक्शन में मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैंने कहा पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू, अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम में चेंज करूंगा तो अगर मैंने एलएचएस बदला तो आरएचएस भी बदलेगा। अब आरएचएस में टी तो कांस्टेंट है, तो अब कौन बदलेगा, मोल बदलेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जैसे PCl5 टूट के क्या बनाता है, PCl3 प्लस Cl2, इधर से कितना मोल गया, एक, इधर कितने मोल बन गए, दो। तो केमिकल रिएक्शन में मोल बदलते हैं, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, जबकि गैस के एक्सपेंड कंप्रेशन में मोल कांस्टेंट था, टेम्परेचर वेरिएबल था। और बोलो, एक गैस को एक्सपेंड कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो मोल का कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर वो केमिकल रिएक्शन कर गई तो मोल बदलेगा, टेम्परेचर तो बदलेगा नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे, P1V1 इक्वल टू N1RT और P2V2 इक्वल टू N2RT। तो मुझे बताओ P2V2 माइनस P1V1 क्या आएगा बेटा, N2 माइनस N1RT। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा NgRT, चेंज इन गैसियस मोल, चेंज इन गैसियस मोल। ये बात सबको समझ में आई बेटा? तो अपना फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, पीवी की जगह क्या लिख दूं मैं, डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा, तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ये बात सबको समझ में आई बेटा? अरे बोलो पक्का? अब मुझे एक बात बताओ कि डेल्टा एच में इस डेल्टा यू को इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी। अगर आपके पास में इसके बारे में मैं पूछूं, अगर डेल्टा एनजी किसी इक्वेशन के लिए पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच में से डेल्टा यू को माइनस करने के बाद में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या है, बड़ा है, डेल्टा एच क्या है, आगे बात समझ। इसी तरह अगर मैं कहूं डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा एच क्या है, छोटा, और डेल्टा एन जी जीरो आ गया तो इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर। ये बात समझ में? अगर मैं तुम्हें मजाक में पूछूं कि डेल्टा एच है बेटा -2 और डेल्टा यू है -3, बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, -2 बड़ा है, कौन बड़ा है, -2 बड़ा है, -2 बड़ा होता है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन है फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो एग्जामिनर तो नीचे, वो तो ऐसा काम करेगा ही करेगा, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू भी पूछ सकता था वो, लेकिन वो क्या बोलता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और कल मैंने प्रूव किया था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डेल्टा यू। पर एग्जामिनर नीचे वो नीचे करके रहेगा, वो ऐसे लिखेगा डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चा सोचता मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं, चलो इसको छोड़ देते हैं, मास्टर को बाहर जगह पत्थर मारेंगे पढ़ाता ही नहीं है। अबे पढ़ाता क्या, डेरिवेशन कराया था, इन्हीं का नाम, इन्हीं का क्या है दूसरा नाम, एग्जामिनर नीचे उसे तो यही काम करने, दूसरे नामों से पूछेगा, दूसरे पर मतलब अपने कोई नहीं है। हमें पता है बेटा कि हमें इन दोनों का क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है, तो आपको पता है रिलेशन कौन तय करेगा, डेल्टा एन जी क्या करेगा, और आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी। हमें डेल्टा एनजी निकालना है। इस रिएक्शन को देखो, N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करके बनाती है 2 अमोनिया, प्रोडक्ट में कितने मोल है, 2, रिएक्टेंट में कितने मोल है, 4, 2 माइनस 4 कितने हुए, 2, तो डेल्टा एनजी कितना हुआ, -2, 2 माइनस 3 रेख 4, डेल्टा एनजी कितना है बेटा, -2, और डेल्टा एनजी माइनस आ रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ बेटा,
डेल्टा यू बड़ा है, तभी तो माइनस वाली वैल्यू आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा यू बड़ा है। कौन बड़ा है? जैसे ये PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3 प्लस Cl2 में, प्रोडक्ट में कितने मोल है? 2। रिएक्टेंट में कितना है? 1। 2 माइनस 1 कितना आया? 1। तो डेल्टा Ng पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा H क्या है? बड़ा है। H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके बनाता है 2HCl। डेल्टा Ng कितना आ रहा है? प्रोडक्ट में कितने मोल है? 2। रिएक्टेंट में 1 रह के 2। डेल्टा Ng कितना आया? 0। तो डेल्टा H और डेल्टा U क्या है? बराबर है। क्या है बेटा? नेक्स्ट वन है H2 प्लस I2 रिएक्शन करके बनाता है 2HI सॉलिड। 2HI सॉलिड। तो डेल्टा Ng प्रोडक्ट में, अब ध्यान रखना किसका देखना है डिफरेंस है? गैस का। क्यों? क्योंकि डेल्टा Ng गैस के लिए निकाला था आपने, क्योंकि आपने जो ये डेरिवेशन किया है इसमें पीवी की जगह एनआरटी तभी लग सकते हो बेटा जब गैस हो। क्या हो बेटा? गैस नहीं होती तो कुछ और रख सकते थे। बोलो कोई दिक्कत है? आगे तो डेल्टा Ng कितना है बेटा आपके पास में? 2 माइनस है 1। सॉरी ये तो हो गया था, ये वाला था। तो प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने हैं? 0। और रिएक्टेंट में गैस के मोल कितने हैं? 2। तो 0 माइनस 2 कितना है? -2। इसका मतलब डेल्टा यू क्या है? ज्यादा। डेल्टा यू क्या है? ज्यादा। नेक्स्ट वन है कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने हैं? 1। रिएक्टेंट में गैस के मोल कितने हैं? 0। तो डेल्टा Ng कितना आया? +1। और डेल्टा G +1 आया तो मतलब डेल्टा H क्या है? ग्रेटर देन डेल्टा U। नेक्स्ट वन है बेटा H2O लिक्विड कन्वर्ट हुआ H2O गैस में। तो गैस में कितने मोल है बेटा? 1। रिएक्टेंट में गैस कितनी है? 0। तो डेल्टा Ng कितना आया? 1। तो डेल्टा H क्या है बेटा? ग्रेटर देन डेल्टा U से। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी। फाइंड आउट है एट 300 केल्विन एट ए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉर द रिएक्शन क्या है बेटा? N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करिए क्या बनाती है? 2 अमोनिया। क्या बनाती है? 2 अमोनिया। N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करिए क्या बनाती है? 2 अमोनिया। इसके लिए हमसे क्या पूछा है? इंटरनल एनर्जी पूछा है, और डेल्टा एच दिया हुआ है -46 किलो जूल पर मोल। तो आप क्या करोगे कि सर इसमें करने का कुछ खास है ही नहीं, हमें पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा NgRT। डेल्टा एच कितना दिया? -46 किलो जूल माइनस डेल्टा Ng कितना है बेटा? प्रोडक्ट के कितने? 2। रिएक्टेंट के कितने? 4। तो 2 माइनस 4 कितने हुए बेटा? 2 माइनस 4 कितने हुए? -2। और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। +2RT। अब बेटा ये जूल में है तो हमें ये भी क्या लेना चाहिए? जूल में। तो R की वैल्यू कितने ले ली? 25/3। टेम्परेचर कितना ले लिया? 300। लेकिन ये जूल में, लेकिन ये क्या है? किलो जूल है। क्या है बेटा? किलो जूल। तो हमें इसको भी किलो जूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड। अब ये क्या बन गया? किलो जूल। क्या बन गया? ये 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट गया, ये 2.5 और ये 5, तो ये आ जाएगा -41 किलो जूल। -41 है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? आगे समझ में? जैसे नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फाइंड आउट हीट एट ए pressure if change in heat, if a change in heat at constant volume is 40 kilocalorie, 40 for the given reaction at temperature 127 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास गिवन रिएक्शन है, इसके लिए आपको डेल्टा यू दिया हुआ है 40 किलो कैलोरी और टेम्परेचर 127 मतलब 400 केल्विन। कितना हुआ? 400 केल्विन। अब आपको पता है बेटा डेल्टा एच पूछा है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG RT। डेल्टा यू कितना दिया है? 40 किलो कैलोरी, यूनिट का ध्यान रखेंगे, प्लस डेल्टा NG प्रोडक्ट के कितने मोल है? 2। रिएक्टेंट कितना है? 1। तो बेटा 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1। तो डेल्टा NG की जगह क्या रखोगे? 1। R की वैल्यू कितना लोगे? कैलोरी। R के लिए क्या लोगे? कैलोरी, क्योंकि ये कैलोरी में तो R भी किस में आना चाहिए? कैलोरी में। और टेम्परेचर कितना है बेटा? 400 डिवाइडेड बाई 1000। क्यों? क्योंकि ये किलो में, ये किसमें? किलो में। तो 2000 करके कितना है? 0.8। तो कितना आ गया? 40.8 किलो। और बोलो नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट चेंज इन एंथैल्पी। फाइंड आउट चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 20 मोल ऑफ N2 एंड 24 मोल ऑफ H2 फॉर्म अमोनिया फॉर द गिवन रिएक्शन। अब ध्यान से समझो, कहानी पलट दी। कहानी क्या कर दी उसने? अब तक वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? इसने अमाउंट दिया, क्या दिया है? और अब तक जो हम कर रहे थे वो ये मान के कर रहे थे कि रिएक्शन में एक ही मोल जा रहा है। कितना मोल जा रहा है? तो हम स्टोइकियोमेट्री से कर रहे थे। किसे कर रहे थे? और अब स्टोइकियोमेट्री से नहीं, वो स्पेशल अमाउंट दे रहा है। स्पेशल क्या दे रहा है? अब हमें स्पेशल अमाउंट देता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम चुपचाप हमारे क्वेश्चन को जैसा आता है हमें वैसे ही करेंगे। हमें पता है रिएक्शन क्या है? N2 प्लस 3H2 रिएक्शन क्या बनाती है? 2 अमोनिया।
तो अपने को जो आता अपन तो वही करेंगे, अपने को कोई लेना देना नहीं है कि सर जैसे हमें क्या दिया हुआ है 20 मोल H2 टेम्परेचर, डेल्टा एच दिया हुआ था ना, डेल्टा एच कहाँ गया, फाइंड आउट चेंज इन एंथैल्पी, अपन ने मिटा दिया लगता है, एक मिनट रुको, डेल्टा एच तो कहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड कर दिया, लिख लेते हैं एक सेकेंड, अपन अपनी मर्जी से लिख लेते हैं कि डेल्टा यू दिया हुआ है -41 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा एच कितना दिया है -41 किलो जूल, तो हमें क्या निकालना है डेल्टा एच, तो आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या है बेटा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, बोलो डेल्टा यू कितना दिया है बेटा -41 किलो जूल, अब देखो बेटा डेल्टा जी एन जी, तो इसमें कितने मोल है, दो, रिएक्टेंट में कितने हैं, चार, तो दो में से चार के कितने बचे, माइनस दो, डेल्टा एन जी माइनस दो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस दो, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, ये जूल में तो 25/3, टेम्परेचर 127, 127 का मतलब कितना हुआ 400, 400 केल्विन डिवाइडेड बाई 1000, अरे बोल 1000 क्यों, क्या समझ में आ गया, तो अपने को पता है ये दोनों जीरो से जीरो कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अच्छा पहले प्लस सॉरी माइनस आएगा, बोलो कोई दिक्कत है, अब अपने को ये कट गए, तो ये दो से कितने बार कटा पांच, ये पांच से कितने बार कटा पांच, पांच और पांच कितने में 20, 20 डिवाइडेड बाई 3 कितना है 6.67, तो ये कितना आ जाएगा -41 किलो जूल -6.67, तो ये हो जाएगा 47.67 किलो जूल पर मोल, ये बात समझ में आई बेटा, ये हमें स्टोइकियोमेट्री से सोल्व कर लिया, किसे सोल्व कर लिया, और उसने ये पूछा ही नहीं, उसने पूछा गिवन अमाउंट के लिए, अब गिवन अमाउंट के लिए पूछा है N2 + 3H2 रिएक्शन करके बनाता है 2 अमोनिया, और उसने क्वेश्चन में दिया है कि ये 20 मोल है और ये 24 मोल है और ये 0 है, अब आपको मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, मोल कंसेप्ट में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा लिमिटिंग रिएक्जेंट, तो लिमिटिंग रिएक्जेंट कौन है इनमें से H2, ये लिमिटिंग रिएक्जेंट है, तो लिमिटिंग रिएक्जेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है, कितना हो जाता है जीरो, अपन एक टर्म निकालते हैं अपन मोल में, अपन पढ़ते हैं बाबूलाल, क्या पढ़ते हैं बेटा, अपन बाबूलाल वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा मोल में, बाबूलाल क्या होता है गया मोल, क्या निकालते हैं अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अपन क्या बोलते हैं बाबूलाल, किसके लिए लिमिटिंग के लिए, किसके लिए, तो लिमिटिंग का गया मोल कितना है 24, स्टोइकियोमेट्रिक कितना है 3, ये कितना आ गया 8, इस टर्म को अपन ने ऐसे नाम रखा हुआ है बाबूलाल, क्या रखा हुआ है, और हम इसको यूज करते हैं बेटा मोल में, अरे बोलो ऐसे अपने अपने हिसाब से फॉर्मूला बनाया हुआ है, इसका नाम क्या है बाबूलाल, तो आपको जब भी क्वेश्चन आए तो चुपचाप स्टोइकियोमेट्री से सोल्व करो, फिर रिएक्शन में जो गिवन डाटा है उसके लिए क्या निकालो बेटा लिमिटिंग निकालो, और लिमिटिंग जो है उसके लिए बाबूलाल निकालो, बाबूलाल क्या है गया मोल अपॉन है स्टोइकियोमेट्री, तो बाबूलाल कितना है बेटा 8, आगे बेटा, और हमें पता है रिएक्शन को कौन हैंडल करता है बाबूलाल, कौन करता है, तो अब आप क्या लिखोगे बेटा कि जो डेल्टा एच नेट आया वो क्या है डेल्टा एच स्टोइकियोमेट्री, डेल्टा एच है, हम तो स्टोइकियोमेट्री सोल्व करते हैं इनटू बाबूलाल इनटू स्टोइकियोमेट्री से कितना आया था 47.67 इनटू बाबूलाल से कितना आया 8, इसे हम क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, हमारे पास डेल्टा एच नेट आ जाएगा, समझ में आया बेटा, फिर बोलो जैसे नेक्स्ट वन है, समझ में आ गया सबको, आगे से ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे, अगर गिवन अमाउंट आ जाए तो क्या करना है बाबूलाल को गया मोल इनटू स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, नेक्स्ट वन है एंथैल्पी फॉर फेज कन्वर्जन, एंथैल्पी फॉर है कि भाई फेज कन्वर्जन की एंथैल्पी क्या है, अब हम नई चीज सीखते हैं, फेज कन्वर्जन क्या होगा बेटा, ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपीडीटी एंड डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवीडीटी आर नॉट वैलिड, अभी मैंने बताया था क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि फेज कन्वर्जन में क्या टूटते हैं बेटा बॉन्ड टूटते हैं, क्या टूटते हैं, और बॉन्ड टूटते हैं तो ये वैलिड है नहीं, आ रही बात समझ, ड्यू टू चेंज इन केमिकल एनर्जी, ड्यू टू चेंज इन, नेक्स्ट वन फेज कन्वर्जन इज आइसोथर्मल एज वेल एज ए आइसोबारिक, क्योंकि आपको पता है बेटा जो आपके फेज कन्वर्जन होते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, फिक्स प्रेशर पे होते हैं, फिक्स क्या होते हैं प्रेशर पे, तो ये आइसोबारिक भी होते हैं, केमिकल रिएक्शन आइसोबारिक नहीं होते लेकिन ये क्या होती है आइसोबारिक, फेज कन्वर्जन आइसोथर्मल होने के साथ साथ क्या होते हैं आइसोबारिक भी होते हैं, हरी बात में क्या होते हैं आइसोबारिक, ये याद रखना आइसो
बारीक। अब बच्चा पूछता है कि सर फेज कन्वर्जन आइसोथर्मल क्यों होते हैं? जो बेटा क्या होता है, जैसे अपना पानी है बेटा, ये पानी के मोलिक्यूल है बेटा, ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में क्या है? जब अपने पानी का बॉइलिंग पॉइंट आता है, क्या आता है बेटा? जैसे बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है तो पानी क्या करता है, जो आप हीट दे रहे हो, पानी को क्या दे रहे हो? हीट। तो आप पानी को हीट दे जा रहे हो, लेकिन पानी गर्म नहीं होता, पानी गर्म है। इस सर कैसे? बाकी जबकि उससे पहले आप पानी को, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट से पहले पानी को अगर आप हीट देते हो तो पानी क्या होता है? गर्म होता है। पानी अगर 10 डिग्री पर है तो 10 डिग्री 100 डिग्री तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? 100 डिग्री। लेकिन जैसे 100 डिग्री आता है, हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अपने बॉन्ड तोड़ते हैं। क्या करते हैं? अपने। और बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी। तो आप जितनी पानी को हीट देते हो, उतनी हीट से पानी अपने चारों ओर के बॉन्ड तोड़ने लग जाता है। पानी अपने चारों ओर के बॉन्ड क्या करने लग जाता है? और अगर चारों ओर बॉन्ड तोड़ेगा तो बॉन्ड तोड़ने पे एनर्जी लगेगी। तो आप जितनी हीट दे रहे हो उसको बॉन्ड तोड़ने में ले जाता है। किसमें ले जाता है? जितनी हीट दी, उस हीट को क्या किया उसने? बॉन्ड तोड़े। क्या तोड़े बेटा? तो वो बॉन्ड तोड़ के किसमें चला गया? वेपर में। किसमें चला गया? तो आप जितनी एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो, उससे वो अपने बॉन्ड तोड़ने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? बॉन्ड तोड़ने। तो क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसे बनाऊं, इन डॉट को मैं पानी के मॉलिक्यूल बनाऊं, मानू, तो मैं जितनी एनर्जी दे रहा हूं, मैं जितनी भी एनर्जी दे रहा हूं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? बॉन्ड तोड़ने में कन्वर्जन हो जाएगी। यही है बेटा। मैं जितनी भी एनर्जी दूंगा, सब बॉन्ड तोड़ने में लग जाएगी। किसमें लग जाएगी? हरी बस। हर लिक्विड का अपना अपना, जिस भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट आते हैं, उस पे वो क्या करता है? जितनी आप हीट दे रहे हो, सारी से बॉन्ड तोड़ता है। तो सारी हीट तो बॉन्ड तोड़ने में चलेगी। तो हीट का कोई कंपोनेंट किसमें नहीं गया? टेम्परेचर में। और मैंने कल समझाया था, हीट का कोई कंपोनेंट टेम्परेचर में जाता है तो ही हीट टेम्परेचर बढ़ाती है, वरना हीट क्या करने लग जाएगी बेटा? एक तरह से वर्क डन कर रही है। और क्या वर्क डन कर रही है? हीट बॉन्ड तोड़ने का वर्क डन कर रही है। क्या कर रही है? आ रही बात समझ? इसलिए अपन कहते हैं जैसे आइस है, आइस जैसे 0 डिग्री आता है तो आइस को हम जितनी एनर्जी देते हैं, आइस उससे अपने आप को पिघाल लेते हैं। जितने देंगे पिघाल लेंगे। तो इसलिए आइस को कभी हीट क्रॉस नहीं कर सकती। आप किसी भी गर्म चीज के ऊपर आइस रख के हाथ रख लो, आइस के ऊपर, जब तक आइस आपके और उस चीज के बीच में, आपको गर्मी नहीं लग सकती। आइस बहुत अच्छी क्या होती है? इंसुलेटर होती है। क्या होती है? आइस को हीट क्रॉस नहीं कर सकती। ऐसे पानी 100 डिग्री अचीव कर गया, उसके बाद कितना ही गर्म कर लो, पानी गर्म नहीं हो सकता। सर हमने देखा घर में वो पानी और उबलता है, उबल रहा है अलग बात है, जोर जोर से बॉइलिंग, क्या बोलते हैं, बॉइल कर रहा है ज्यादा स्पीड से, पर वो गर्म 100 डिग्री है। गर्म कितना है? ये बात सबको समझ में आई बेटा? अब मैं तुमसे कहूं बेटा कि ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। जो हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट होती है। क्या ये बात सच है? क्या ये बात मानने को तैयार हो कि जब फेज कन्वर्जन होता है तब हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है? हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा? कि किसी भी चीज के 1 ग्राम के 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए, या m ग्राम के 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हो? हीट कैपेसिटी। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने, और फेज कन्वर्जन होते समय 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। आप किसी चीज को हीट दे ही जा रहे हो, हीट है, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, वही है। तो अपने क्या कहा कि अपने जितनी हीट दी, उससे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा जब इनफाइनाइट हीट देंगे। क्या देंगे भाई? आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है? एनसीएम डेल्टा टी, एक तरह से। अब मैं कहता हूं डेल्टा टी जीरो। डेल्टा टी क्या है? लेकिन हीट तो जीरो नहीं है, मैंने हीट तो दी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन मैं हीट तो दे रहा हूं। तो सीएम क्या होना चाहिए बेटा? इनफाइनाइट। सीएम क्या होना चाहिए? क्योंकि सीएम इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा टी जीरो है तो सीएम क्या है? इनफाइनाइट। सीएम क्या है? हीट जा रही है, हीट जीरो नहीं है। हीट क्या हो रही है बेटा? इसलिए आपसे कोई पूछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है उनमें सीएम क्या होता है, कि उनमें सीएम इनफाइनाइट होता है। सीएम क्या होता है? हीट अंदर आ रही है, लेकिन हीट कहां जा रही है बेटा? वर्क डन में जा रही है, बॉन्ड तोड़ने में जा रही है। किसमें जा रही है? ये बात सबको समझ में आया बेटा? हाँ ना, बोलो। ये पूछता है क्वेश्चन है ना। अब अपन बात करते हैं अलग अलग की। जैसे सबसे पहले आता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। सर आप हीट और एंथैल्पी एक बात ही बोल रहे हो? हाँ एक ही बात है। कि सर कैसे? कि मुझे पता है कि फेज कन्वर्जन क्या होते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? तो बोलो भाई। तो देखो बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड, 1 मोल टू इट्स गैसियस फॉर्म, टू इट्स
गैसियस फॉर्म नॉन एज हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। इसको हम क्या लिखते हैं, एचवी से। किससे लिखते हैं, एक मोल लिक्विड को क्या करना है बेटा, उसके गैसियस फॉर्म में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। तो यूनिट क्या हुई, जूल पर ए मोल। तो कैसी प्रॉपर्टी हुई, इंटेंसिव। क्यों, जूल एनर्जी की यूनिट, एक्सटेंसिव मोल एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव। तो आपको ध्यान रखना है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इंटेंसिव। नेक्स्ट में आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ ए, ये क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी टू कन्वर्ट 1 ग्राम लिक्विड, 1 ग्राम है, टू इट्स ए गैसियस स्टेट, टू इट्स ए नॉन एज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या समझ में आया बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी टू कन्वर्ट टू 1 ग्राम लिक्विड, 1 ग्राम है, टू इट्स गैसियस स्टेट नॉन एज ए लेटेंट हीट ऑफ। दोनों में फर्क क्या है कि सर वो 1 मोल को ले जाने के लिए चाहिए और ये क्या है, 1 ग्राम को। 1 मोल लिक्विड को गैस में ले जाने के लिए हीट ऑफ वेपरेशन और 1 ग्राम को ले जाने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। इसकी यूनिट क्या है, जूल पर है ग्राम, उसकी यूनिट क्या है, जूल पर है मोल। यही पहचान है। वो तो ऐसे लिखेगा हीट ऑफ वेपरेशन, क्या लिखेगा, जूल पर मोल दिए कि जूल पर है ग्राम दिए। ये बात सब समझ में आई। अब देखो बड़ा ध्यान से, मैं तुम्हें कहूं कि 1 मोल का मतलब क्या है बेटा, 1 मोल लिक्विड को ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एचवी कितनी चाहिए। अब मैं कहूं किसी सिस्टम का 1 मोल है तो 1 मोल क्या होता है, वेट अपॉन ए मोलर मास। 1 मोल का तो मतलब यही होता है, वेट अपॉन ए मोलर मास। तो अगर किसी चीज का 1 मोल और 1 मोल क्या होता है, वेट अपॉन ए मोलर मास, तो वेट कितना आया, मोलर मास के बराबर। तो किसी भी सिस्टम का 1 मोल तभी आता है जब उसका वेट कितना हो, मोलर मास के बराबर। जैसे मैंने तुम्हें कहा 1 मोल CH4, तो CH4 का 1 मोल कब आएगा, जब CH4 कितना हो, 16 ग्राम, कितना हो, 16 ग्राम। अरे बोलो। इसी तरह 1 मोल O2, तो इसका कितना वजन होगा, 1 मोल O2 का वजन कितना होता है, 32 ग्राम। 1 मोल H2 2 ग्राम। तो इसका मतलब किसी भी चीज का वजन 1 मोल पे कितना होता है, उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 मोल को ले जाने के लिए HV चाहिए, या मोलर मास ग्राम को ले जाने के लिए भी HV चाहिए। एक ही बात है। आपका वजन 1 मोल का मतलब मोलर मास के बराबर तो वजन हुआ, तो 1 मोल ले गया या मोलर मास के बराबर वजन ले गया, बात तो एक ही है। क्योंकि 1 मोल है क्या, वेट अपॉन मोलर मास, और वेट किसके बराबर है, मोलर मास के बराबर है। तो 1 मोल पे मोलर मास के बराबर वजन होता है। तो मैं कहूं 1 मोल को ले जाने के लिए HV चाहिए, तो मोलर मास ग्राम को ले जाने के लिए भी कितने चाहिए, HV। तो 1 ग्राम को ले जाने के लिए कितने चाहिए, HV अपॉन ए मोलर मास। अरे बोलो। और आपको पता है इसी का नाम क्या हो गया, LV। क्या हो गया, तो क्या हमें HV और LV में रिलेशन मिल गया। तो HV इक्वल टू क्या है, मोलर मास इनटू LV। याद रखना हमें LV कहीं काम नहीं आती, हमें काम आती है HV। कौन काम आती है, एग्जामिनर नीचे LV देगा, क्या देगा आगे बात में, तो LV देगा तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा, HV क्या जाएगा। अब देखो ध्यान से, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, देता है HV है, नाम बोल देता है लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, और होती वो HV है। किसे कैसे पता चलेगा, यूनिट कैसे पता लगेगा, जूल पर मोल दिया है तो HV है, जूल पर ग्राम दिया है तो LV। तो कभी भी जूल पर ग्राम दिया है फौरन HV में कन्वर्ट कर दो, फौरन क्या कर दो। नाम कुछ भी बोले, मुझे नाम से को लेना देना नहीं है, यूनिट देखना, क्या देखना, और हमें काम क्या आती है, HV। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या है बेटा, हीट ऑफ फ्यूजन क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी टू कन्वर्ट टू 1 मोल सॉलिड, 1 मोल है, इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, इनटू इट्स ए नॉन एज हीट ऑफ ए फ्यूजन, नॉन एज हीट ऑफ ए। क्या बात समझ में आई बेटा, कि एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड, 1 मोल है, इनटू इट्स लिक्विड, 1 मोल सॉलिड को उसके किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हीट ऑफ ए फ्यूजन। इसको लिखते हैं HF से, किससे लिखते हैं, HF से, सिंबल इसका याद होगी। उसमें क्या था, 1 मोल लिक्विड को गैस ले जाने, फ्यूजन मतलब फ्यूज करना है 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में, यूनिट क्या है, जूल पर मोल। कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया, 1 ग्राम सॉलिड को किस में ले जाना है, लिक्विड में। 1 ग्राम सॉलिड को किस में ले जाना है, लिक्विड में। क्या कहलाएगी बेटा, लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम सॉलिड टू इट्स ए लिक्विड, नॉन एज ए लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन। क्या समझ में आया बेटा। तो HF किसके बराबर है बेटा, मोलर मास इंटू LF। अरे बोलो, HF किसके बराबर है, मोलर मास इंटू, सेम ही बात होगी। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब इसकी क्या डेफिनेशन लिखे, समझ गए होंगे। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को गैस, 1 मोल सॉलिड को गैस में ले जाने के लिए उसे क्या चाहिए बेटा,
हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ ए एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल सॉलिड फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। क्लियर है? वन में एक सेकेंड, वन मोल सब्सटेंस फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज नोन एज हीट ऑफ फेज कन्वर्जन, हीट ऑफ है तो मतलब मैंने इन सब की जॉइंट डेफिनेशन बोल दी बेटा, जो अपन ने सारी पढ़ी है अब तक, उन सब की जॉइंट डेफिनेशन यही हुई कि नहीं हुई? भाई सब में क्या कर रहे हो, एक मोल सब्सटेंस को एक फेज से दूसरी फेज में ले जा रहे हो। हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी आपने लिक्विड से गैस में गए, हीट ऑफ फ्यूजन में क्या गए बेटा, सॉलिड से लिक्विड में गए, और सब्लिमेशन में क्या गए, सॉलिड से गैस में। तो एक फेज से दूसरी फेज में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी का नाम क्या हो गया, हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। तो इन सब की क्या होगी, ये जॉइंट डेफिनेशन। अब ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन समझ जाओगे, 1 ग्राम सॉलिड को गैस में ले जाना है। तो इन सब की हीट ऑफ, जो आपके पास हीट ऑफ फेज कन्वर्जन है, इसकी यूनिट हमेशा क्या रहनी है, जूल पर मोल। अब फेज कन्वर्जन का मतलब यही नहीं होता कि सॉलिड को लिक्विड में ले गए, लिक्विड को गैस में ले गए, ये तो स्टेट कन्वर्जन भी है। फेज कन्वर्जन का मतलब है एलोट्रोप का भी कन्वर्ट होना। जैसे कार्बन ग्रेफाइट का कार्बन डायमंड में, एक एलोट्रोप का दूसरे एलोट्रोप में जाना भी क्या है बेटा, फेज कन्वर्जन। कार्बन सल्फर रोम्बिक, सल्फर की एक एलोट्रोप होता है, उसका नाम होता है रोम्बिक, एक होता है मोनोक्लोनिक, इनका भी आपस में कन्वर्जन क्या है बेटा, फेज कन्वर्जन। इसी तरह फॉस्फोरस की 3 फेज होती हैं, व्हाइट, ब्लैक, रेड, इनका भी आपस में कन्वर्जन क्या है बेटा, फेज कन्वर्जन। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रोप का दूसरे इलेक्ट्रोप में कन्वर्ट होना भी क्या है बेटा, फेज कन्वर्जन होता है, होना भी क्या है बेटा, फेज कन्वर्जन। ये बात समझ में आई बेटा? अब क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइंड आउट ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी when 10 mole liquid convert into its gaseous form at 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे। और एक बहुत बार लिखा भी ना है क्योंकि फेज कन्वर्जन 100 पे डिग्री पे होता है, पता होना चाहिए। वेपराइजेशन कितने डिग्री पे होता है, 100 पे, और फ्यूजन कितने पे होता है, 0 पे। पानी के लिए लिखा नहीं आएगा, बाकियों के लिए लिखा आएगा। एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 20 किलो जूल पर ग्राम। तो हमें क्या पूछा है बेटा, इंटरनल एनर्जी पूछा है, क्या पूछा है। और आपको पता है बेटा कि इंटरनल एनर्जी पूछा है, किसके लिए पूछा है, फेज कन्वर्जन के लिए। तो क्या आप डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवीडीटी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। कि सर क्या लगा सकते हैं, कि सर आपने बताया था ऐसे केस में एक ही चीज होगी, डेल्टा एच दे के डेल्टा यू पूछेगा। लेकिन कि सर डेल्टा एच कहाँ दिया है, ये रहा। कि सर ये डेल्टा एच नहीं, आपका दिमाग खराब है क्या, ये तो जूल पर ग्राम है, ये तो एलवी है, क्या है बेटा, कोई बात नहीं, एलवी तो है ना। तो हम एलवी को क्या कर लेंगे बेटा, हमें एलवी पता है, एलवी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एचवी, ये मोलर पर मोल हो जाएगा बेटा, एचवी मोल में होता है ना, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते किस में चला जाएगा, मोल में। अरे बोलो, ये बात सबको समझ में आई बेटा? तो क्या हमारे पास एचवी आ गई। और अब अगर हमें पता है एचवी क्या है, और अपने को पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अरे बोलो, तो अगर डेल्टा एच पता है तो डेल्टा यू निकाल सकते हैं। कि सर कैसे, हमें बताओ फेज कन्वर्जन की इक्वेशन बताओ। कि सर H2O लिक्विड कन्वर्ट होता है H2O गैस में, यही है। तो इसके लिए डेल्टा एनजी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट में कितने गैस है, एक, रिएक्टेंट में कितनी है, 0। तो डेल्टा एनजी कितना आ गया, 1। और डेल्टा एनजी 1 आ गया तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा एच, क्या कर रहे हैं, अपन कर लेते हैं सोल्व। अपने को पता है बेटा डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एच कितना आया था बेटा अपना, 360 किलो जूल। तो 360 किलो जूल माइनस डेल्टा एनजी कितना आया था, 1। क्योंकि H2O लिक्विड किस में जा रहा है बेटा, H2O गैस में। तो कितने का चेंज हुआ बेटा, 1 का। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा एनजी 1, आर की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर 100 डिग्री मतलब 373, डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई, ताकि किलो जूल में हो जाए, किसमें हो जाए। इसको सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करते हैं अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू क्या आ जाएगा। लेकिन जो हमें डेल्टा यू आएगा वो आएगा स्टोइकियोमेट्री के लिए, किसके लिए आएगा। और उसने कितने, किसके लिए पूछा है बेटा, 10 मोल के लिए, किसके लिए पूछा है, और 10 मोल के लिए पूछा है। तो जैसे वो अमाउंट देके पूछे, तो आपको पता है H2O लिक्विड किस में जा रहा है, H2O
गैस में। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये कितना है बेटा 10, ये कितना है 0, तो यही लिमिटिंग रिएक्जेंट होगा। अकेला रिएक्जेंट हो तो वही लिमिटिंग होता है। तो मैंने आपको सिखाया था बाबूलाल, बाबूलाल कैसे निकालते हैं, गया अमाउंट। तो ये 10 गया अमाउंट कितना होगा इसका 10 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, तो बाबूलाल कितना आएगा बेटा 10, और बाबूलाल आ गया तो डेल्टा यू नेट आ जाएगा, क्या आएगा डेल्टा यू स्टोइकियोमेट्री से जो निकाला इनटू बाबूलाल, तो डेल्टा यू स्टोइकियोमेट्री इनटू 10। तो आपको हमेशा क्या करना है, पहले स्टोइकियोमेट्री से निकाल लेना है। अब वो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट दे तो फिर मोल यूज करना है। क्या यूज करना है, ये तो मोल कंसेप्ट से निकाला है अपने, और मोल कंसेप्ट से अपन क्या निकालते हैं, जो लिमिटिंग है उसका गया मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्री, तो इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1। क्या बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू व्हेन ग्रेफाइट कन्वर्ट इनटू डायमंड एट 300 केल्विन, एट 300। अगर हमें कुछ खास आगे कुछ नहीं दिया होता तो हमें पता है ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट होता है, डायमंड में। तो हमें पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर कुछ खास नहीं दिया होता तो डेल्टा एन जी तो इसका 0 होता, तो हम बोलते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या है, बराबर है। लेकिन उसने आगे दिया है इफ देयर डेंसिटी आर 2.25 एंड 3.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर 1 एटीएम, एट कांस्टेंट प्रेशर है। सर ये क्या चाहता है, देखो हमें पता है ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायमंड में। तो आपको पता है ये फॉर्मूला था आपका, ये सर फॉर्मूला तो ये भी था, मैं ये आपने गैस के लिए लिखा था, किसके लिए लिखा था, यहाँ तो कोई गैस नहीं है, तो गैस है तो अब डेल्टा पी भी तो रहेगा ही। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो क्या है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इधर लिया डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा पीवी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, प्रेशर बाहर ले लिया तो क्या आ गया पी डेल्टा वी। और मैं वॉल्यूम में चेंज तो निकाल सकता हूँ कि सर कैसे, मैं इन दोनों की दी हुई है डेंसिटी, क्या दी हुई है, और डेंसिटी क्या होती है बेटा, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ गया, वेट अपॉन ए, डेंसिटी वेट अपॉन ए। सर डेंसिटी दिया वेट का है, मैं बेटा आपको पता है आपको कुछ नहीं दिया हो तो अपन क्या निकालते हैं, पर मोल के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, और पर मोल के लिए निकालते हैं। तो ग्रेफाइट का मोलर मास कितना होता है बेटा, ग्रेफाइट में है कौन, कार्बन, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12। अरे बोलो डायमंड में भी कौन है, कार्बन, कार्बन का मोलर मास कितना है 12, कार्बन के तो इलेक्ट्रोप है। तो आपको पता है एक मोल के लिए वेट कितना होता है 12 ग्राम। तो क्या ग्रेफाइट के लिए अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो ग्रेफाइट का वेट कितना है बेटा 12 डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी, डेंसिटी किसमें ग्राम पर है एमएल, एमएल को किसमें कन्वर्ट कर दूंगा लीटर में, तो ऐसे लिख दूंगा। इसी तरह डायमंड के लिए कितना है बेटा, वेट कितना है 12, भाई वेट अपॉन है डेंसिटी, तो वेट कितना है 12 और डायमंड की डेंसिटी कितनी है 3.31 ग्राम पर एमएल, तो एमएल ऊपर चला जाएगा, और एमएल को क्या कन्वर्ट कर दिया अपन ने लीटर में, लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिली की जगह क्या लिख दो 10 की पावर माइनस 3। क्या बात समझ में आई बेटा। तो अपने पास पता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू क्या आएगा बेटा पी डेल्टा वी, तो प्रेशर कितना है 1, तो अपन ने किस में कन्वर्ट हुए बेटा, ग्रेफाइट से किस में गए डायमंड में, तो डायमंड की डेंस वॉल्यूम माइनस है ग्रेफाइट की वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दिया ये डेंसिटी देगा तो वॉल्यूम है, तो हमें इस तरह सोल्व करना है, डेल्टा एन जी नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना, वो तो गैस के लिए, किसके लिए, यहाँ तक सबको समझ में तो आया ना। मैंने कैसे किया ये सबको क्लियर है, कैसे किया कि सर आपने वेट में किसका डिवाइड किया है, डेंसिटी का, डेंसिटी हमें गिवन थी 2.25 ग्राम पर एमएल, तो एमएल ऊपर चला गया, तो एमएल को किसमें कन्वर्ट कर दिया लीटर में, कैसे, मिली की जगह क्या लिख दिया, एम का मतलब मिली, मिली से 10 की पावर माइनस 3। इसी तरह डायमंड की डेंसिटी वेट, एक मोल का वेट क्या होता है डायमंड में होता तो कार्बन ही है, कार्बन का वेट कितना है 12, 12 अपॉन उसकी डेंसिटी। ये बात सबको समझ में आया बेटा। ये अपनी एंथैल्पी खत्म होती है, क्या खत्म होती है बेटा, जब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे तब अपन मंडे को क्या पढ़ेंगे बेटा, एंट्रोपी, क्या पढ़ेंगे, आगे बात समझ में। यहां तक का मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, सब लोगों को होमवर्क करके लाना है मॉड्यूल में से, ठीक है, होमवर्क अभी मैं साइन कर देता हूँ, ठीक है, चलो जी।